أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में, आराम में हो या तकलीफ में, अल्लाह जल्ल शानहू से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा अशआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो इसको मिटा देगी और अल्लाह जल्ल शानहू के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है और अल्लाह जल्ल शानहू हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, आज हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो पोर्फिरिया है। मैं डॉक्टर मोहम्मद अली बाकरी आपको फर्स्ट ईयर का पोर्फिरिया का लेक्चर डिलीवर करूँगा इंशाअल्लाह। At the end of this lecture, we should know these objectives. What is porphyria? The different types of porphyria. Understand the pathogenesis of porphyria और clinical manifestations इनकी जो है उनके बारे में बात होगी पोर्फिरिया के बारे में इंशाअल्लाह। पोर्फिरिया क्या चीज़ है? पोर्फिरिया जो है ये एरर ऑफ हीम मेटाबॉलिज्म जो है ग्रुप ऑफ डिजीज है। हमने पिछले लेक्चर में मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन या हीम पढ़ा था और उसमें हमने काफी कुछ सीखा था। तो आज उनमें जो एरर्स होंगे तो उनकी वजह से जो डिजीज या ग्रुप ऑफ डिजीज काज होती है तो उनको पोर्फिरियास का नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है कि भाई इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोर्फिरिन्स एंड पोर्फिरिन प्रिकर्सर्स होंगे जो काज करेंगे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स या मुख्तलिफ डिजीज सिम्टम्स। और इनमें हेरिडिटरी भी है और एक्वायर्ड भी है। हेरिडिटरी वो है जो कंजेनिटल हो, बर्थ के साथ जो डिफेक्ट्स हो, और एक्वायर्ड वो है जो इनमें डिफेक्ट्स आते हैं लेटर ऑन लाइफ में मुख्तलिफ डिजीज की वजह से, मुख्तलिफ पॉइजनिंग की वजह से या मुख्तलिफ कंडीशंस की वजह से। तमाम पोर्फिरियाज जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं एक्सेप्ट कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया विच इज रिसेसिव। ठीक है ना। इसी तरह पोर्फिरियाज दो किस्म के हैं, एरिथ्रोपोइटिक और हेपेटिक। और हेपेटिक एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। यह इनकी वो जो है क्लासिफिकेशन आपको दी गई है। तो पोर्फिरियाज या हेरिडिटरी होंगी या एक्वायर्ड होंगी। एक्वायर्ड को आपको पता लग गया कि भाई एक्वायर्ड क्या है, जो लेटर ऑन लाइफ में गेन की जाए, और हेरिडिटी वो है जो कंजेनिटली पैदाइशी मौजूद हो। तो हेरिडिटी में क्या है, एरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया है और हेपाटिक पोर्फिरिया है। और एरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया में आगे फिर डिवीजन है क्लासिफिकेशन की, एरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोर्फिरिया और कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया। और इसी तरह हेपाटिक पोर्फिरिया आगे डिवाइड होता है पोर्फिरिया क्यूटेनिया टार्डा, एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया, हेरिडिटी कोप्रोपोर्फिरिया और वेरीगेट पोर्फिरिया में। आगे हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या इनकी मैकेनिज्म क्या है और इनकी सिम्टोमेटिक क्या है। तो इसके बारे में आगे बात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो जब हम इन डिजीज को पढ़ते हैं तो इनमें बाज इंटरमीडिएट्स हैं, बाज एंजाइम्स हैं और उनसे फिर मुख्तलिफ डिजीज जो है पैदा होती है। तो ये एक हीम सिंथेसिस है जो इंटरमीडिएट से आप देख रहे हैं कि भाई ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम है, वो कन्वर्ट होता है एमिनो लेवुलेनिक एसिड में। वो एमिनो लेवुलेनिक एसिड कन्वर्ट होता है पोर्फोबिनोजेन में। पोर्फोबिनोजेन हाइड्रोक्सी मेथिल बाइलेन में कन्वर्ट होता है। और हाइड्रोक्सी मेथिल बाइलेन जो है ये यूरो पोर्फिनोजेन 1 और 3 में कन्वर्ट होता है। यूरो पोर्फिरिनोजेन जो है वो कॉपर पोर्फिनोजेन 1 में कन्वर्ट होता है और यूरो
पोर्फिरिनोजेन 3 जो है ये कोप्रोपोर्फिरिनोजेन 3 में कन्वर्ट होता है। लेटर ऑन वो फिर कन्वर्ट होता है प्रोटोपोर्फिरिनोजेन 9 में, और प्रोटोपोर्फिरिनोजेन 9 जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटोपोर्फिरिन 9 में, और प्रोटोपोर्फिरिन 9 के साथ फिर आयरन ऐड होता है और हीम में कन्वर्ट हो जाता है। और यही हीम फिर अपना साइकिल दोबारा बनाता है और ग्लाइसिन प्लस सक्सेनाइल कोएंजाइम पे, और यही साइकिल फिर दोबारा इसी तरह जारी रहता है। ये जो हीम सिंथेसिस है ये जारी रहता है इसी तरह। अच्छा, इन इंटरमीडिएट्स को बाज एंजाइम्स जो है वो प्रोमोट करते हैं, ठीक है ना। ग्लाइसिन प्लस सक्सेनाइल कोएंजाइम जो है, इसके साथ जब एंजाइम एमाइनो लिवोलेनिक एसिड जब मिलता है, ये एंजाइम इसको हेल्प करता है टू कन्वर्ट इनटू डेल्टा एमाइनो लिवोलेनिक एसिड में, ठीक है ना। अगर ये डेल्टा एमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेसिस जो एंजाइम है अगर ये डिफिशिएंट हो तो क्या होगा, ग्लाइसिन प्लस सक्सेनाइल कोएंजाइम जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा डेल्टा एमाइनो लिवोलेनिक एसिड में, और क्या हो, ग्लाइसिन प्लस सक्सेनाइल कोएंजाइम की और एक्यूमुलेशन होगी, और उसकी वजह से जो डिजीज बनेगी वो सिडरोब्लास्टिक एनीमिया है। आप राइट की तरफ अभी देख रहे हैं ना। इसी तरह अगर डेल्टा एमिनो लिवोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज एंजाइम जो है वो लैकिंग होगा, वो कम होगा, तो क्या होगा फिर, इंटरमीडिएट्स एमिनो लिवोलेनिक एसिड कन्वर्ट नहीं होगा पोर्फोबिलिनोजेन में, या कम कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, डेल्टा ALA हम इसे बोलेंगे ताकि आसानी हो। एमिनो लिवोलेनिक एसिड डेल्टा जो है इसकी ओवर एक्यूमुलेशन होगी, क्योंकि पोर्फोबिलिनोजेन में ये कन्वर्ट नहीं हो रहा ड्यू टू लैकिंग ऑफ एमिनो लिवोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज को। तो एक डिजीज जो उसकी सिम्टोमेटिक आएगी तो वो कौन सी डिजीज होगी, वो होगी एमिनो लिवोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज डिफिशिएंट पोर्फिरिया या ALAD डिफिशिएंट पोर्फिरिया। इसी तरह अगर हम आगे जाएं, अगर पोर्फोबिलिनोजेन डीएमिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, पोर्फोबिलिनोजेन कन्वर्ट नहीं होगा हाइड्रोक्सीमेथिल बाइलेन में, और जब हाइड्रोक्सीमेथिल बाइलेन में कन्वर्ट नहीं होगा तो और एक्युमुलेशन ऑफ पोर्फोबिलिनोजेन होगी, और इसकी वजह से जो पोर्फिरिया आएगी और डिजीज आएगी तो वो एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया होगी। तो एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया क्या होता है, पोर्फिरिनोबिनोजेन डीएमिनेज एंजाइम की लैकिंग होती है, कमी होती है, जिसकी वजह से उसका मैकेनिज्म क्या है, पोर्फोबिनोजेन कन्वर्ट नहीं होता है हाइड्रोक्सी मिथिलीन बाइलेन में, और वो सिम्टोमेटिक डिजीज काज होती है जिसे एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया बोलते हैं। इसी तरह अगर यूरोपोर्फिनोजेन 3 को सिंथेज एंजाइम जो है अगर उसकी लैकिंग हो तो क्या होगा, हाइड्रोक्सीमिथिल बाइलेन जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा यूरोपोर्फिनोजेन 1 में, और यूरोपोर्फिनोजेन 3 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, एक डिजीज जो है वो उसकी क्लिनिकल पिक्चर आएगी, कौन सी डिजीज की, कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया की। और ये क्या चीज हो रहा है, इसमें क्या क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एंजाइम यूरोपोर्फिनोजेन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की अगर डिफिशियंसी होगी तो यूरोपोर्फिनोजेन 3 और कोप्रोपोर्फिनोजेन 3 में कन्वर्ट नहीं होगा, और यूरोपोर्फिनोजेन 1 कोप्रोपोर्फिनोजेन 1 में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो डिजीज इससे काज होगी वो है पोर्फिरिया क्यूटेनिया टार्डा। आगे इन सब की क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन आएगी। इसी तरह अगर कोप्रोपोर्फिनोजेन ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी होगी तो कोप्रोपोर्फिनोजेन 3 जो है वो प्रोटोपोर्फिनोजेन 9 में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो डिजीज काज होगी वो क्या होगी, हेरिडिटरी कोप्रोपोर्फिरिया। अगर प्रोटोपोर्फिनोजेन ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी होगी तो क्या होगा, प्रोटोपोर्फिनोजेन 9 कन्वर्ट नहीं होगा प्रोटोपोर्फिन 9 में, और जो डिजीज काज होगी वो क्या है, वेरिजेट पोर्फिरिया। इसी तरह आखिर में अगर एंजाइम फिरोचिलेटेज जो है वो लैकिंग होगा, उसकी कमी होगी तो प्रोटोपोर्फिनोजेन 9 जो है
वो हीम में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर हीम में कन्वर्ट नहीं होगा तो एरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया प्रोटोपोर्फिरिया काज होगी। एरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया क्या चीज है? जो इरिथ्रोपोइसिस होती है बोन मैरो में, तो वो इरिथ्रोपोइसिस सही नहीं होगी, और उसकी वजह से जो पोर्फिरिया जो डिफेक्ट है हीम सिंथेसिस में, वो डिफेक्ट जो काज होगा इस फिर चिलिटेज एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से, तो उसको कहेंगे एरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोर्फिरिया। और अगर फिर चिलिटेज एंजाइम की वजह से प्रोटोपोर्फिरिन हीम में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली हीम आगे इस साइकिल को ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम एक ही तरफ नहीं लेके जाएगा, तो हीम सिंथेसिस में जो है वो ब्रेकेज और प्रॉब्लम आएगी, जो क्लिनिकल पिक्चर्स की वजह से हमें सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, एलेट डिफिशिएंट पोर्फिरिया या एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया या कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया या प्रोटो पोर्फिरिया कुटेनिया टार्डा या हेरिथ्रोकोप्रोपोर्फिरिया या वेरिगेट पोर्फिरिया या एरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोर्फिरिया में की शक्ल में हमें ये डिजीजेस सामने आती जाएंगी इन एंजाइम्स की डिफिशियंसीज की वजह से, जो हमने अभी बताए हैं आपको। अच्छा, तो सबसे पहले हम पोर्फिरिया कुटेनिया टार्डा की बात करेंगे, क्योंकि ये एक ज्यादा कॉमनली डिजीज है पोर्फिरिया में। तो द मोस्ट कॉमन पोर्फिरिया इज क्रॉनिक डिजीज ऑफ द लिवर एंड एरिथ्रॉइड टिश्यूज, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम अभी बात कर चुके हैं कि भाई डिफिशियंसी एंजाइम की होगी, कौन सी एंजाइम की? यूरोपोर्फिरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी होगी। तो तकरीबन फोर्थ या फिफ्थ डिकेड ऑफ लाइफ में ये डिजीज सामने आती है, और इसमें क्या होता है, पोर्फिरिन एक्यूमुलेशन जो ओवर एक्यूमुलेशन होती है, तो उसकी वजह से फोटोसेंसिटिविटी होगी, ब्लिस्टर्स से स्किन पे बनेंगे, और यूरिन रेड या ब्राउन कलर में होगी, और अगर फ्लोरोसेंट में इसको देखा जाए तो पिंक या रेड कलर में देखी जाएगी। और क्या होगा कि भाई और पोर्फिरिन एक्यूमुलेशन होगी, और क्या होगा, यूरो पोर्फिरिन 1 और 3 जो है इस एंजाइम की वजह से, यूरो पोर्फिरिनोजन कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से उनमें प्रॉब्लम आएगा। वो जो यूरो पोर्फिरिन 1 जो है, ये कॉपर पोर्फिरिनोजन 1 में कन्वर्ट नहीं होगा, और यूरो पोर्फिरिन 3 जो है, ये कॉप्रो पोर्फिरिनोजन 3 में कन्वर्ट नहीं होगा, यूरो पोर्फिरिनोजन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से। और इस वजह से जो क्लिनिकल पिक्चर में डिजीज सामने आएगी, वो पोर्फिरिया कुटेनिया टार्डा है, जिसमें क्या होगा, फोटोसेंसिटिविटी होगी। फोटोसेंसिटिविटी को आप समझते हैं ना, कि भाई जो है उसमें सनबर्न होते हैं, और इसी तरह वो बंदा जब डे लाइट में निकलता है तो उसको मुश्किल होती है देखने में, और उसी सनबर्न की वजह से स्किन पे ब्लिस्टर से बनेंगे, ये जख्म वगैरह से बनेंगे, और यूरिन का की भी डिस्कलरेशन होगी रेड टू ब्राउन कलर की। आगे हम बात कर रहे हैं कि भाई एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया की, हेरिडिटरी पोर्फिरिया की, और वेरिएट पोर्फिरिया की, इसकी क्लिनिकल पिक्चर्स तकरीबन एक जैसी होती है। इसमें क्या होता है, acute hepatic porphyrias are characterized by acute attacks of gastrointestinal, neurologic, psychiatric and cardiovascular symptoms। इनमें क्या होगा, जीआई सिम्टम्स होंगे, साइकेट्रिक सिम्टम्स होंगे, और कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स होंगे। इसमें क्या होगा, एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया जो है, इसमें जो है ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ ALA होगी। ALA क्या चीज है, अमाइनो लेवोलेनिक एसिड की ओवर एक्यूमुलेशन होगी, और पोर्फोबिलिनोजेन वगैरह की भी साथ में और एक्यूमुलेशन होगी। वो चार्ट जो मैंने आपको बताया था, वो अगर आप रिवाइज कर लें तो और आपको समझने में आसानी होगी। एले की जब वो होगी, ये
डिफिशियंसी होगी एंजाइम्स की, तो ये जो एमाइनो लेवुलिनिक एसिड है ये कन्वर्ट नहीं होगा फॉस्फोग्लिसरीन की तरफ, और क्या होगा क्लिनिकल पिक्चर में एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया हमें सामने आएगी, जिसमें एब्डोमिनल पेन और न्यूरोसाइकियाट्रिक डिस्टर्बेंसेस एज अ क्लिनिकल पिक्चर हमें आएगी। एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया जो है is caused by deficiency in hydroxymethyl बिलेन सिंथेज एंजाइम जो है, तो इसकी डिफिशियंसी होगी। क्या होगा, पेशेंट्स एक्सक्रीट क्वांटिटेटिवली मोर porphobilinogen and delta aminolevulic acid in urine। क्यों? क्योंकि इनकी ओवर एक्यूमुलेशन हो रही है। क्यों और कम्युनिकेशन एक्यूमुलेशन हो रही है? क्योंकि हाइड्रोक्सी मिथिलीन बैलेंस सिंथेसिस जो है एंजाइम वो लैक कर रहा है। इसमें क्या होगा, जब यूरिन एक्सपोज होगी एयर और लाइट को तो ये डार्कन हो जाएगी, और एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग इसमें होगी, लेकिन फोटोसेंसिटिविटी इसमें नहीं होगी। हेमाटीन एक ड्रग है, अगर इसको एडमिनिस्टर किया जाए तो सिम्टम्स कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि वो जो जो एंड प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो एंड प्रोडक्ट आप देंगे तो जाहिर है वो सिम्टम्स तो इम्प्रूव होंगे। आगे बात होगी हेरिडिटरी कोप्रोपोर्फिरिया की। हेरिडिटरी कोप्रोपोर्फिरिया जो है इसमें क्या है, कोप्रोपोर्फिरिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है इसकी डिफिशियंसी की वजह से काज होगा। तो क्या होगा, कोप्रोपोर्फिरिन 3 जो है ये प्रोटोपोर्फिरिन 9 में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब 9 में प्रोटोपोर्फिरिन 9 में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, कोप्रोपोर्फिरिन 3 की और एक्यूमुलेशन होगी, और क्या होगा, ये क्लिनिकल पिक्चर्स होगी, फोटो सेंसिटिविटी होगी इन पेशेंट्स में, और वही सिम्टम्स ऑफ एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया होंगे। ठीक है ना, वो जो ब्लिस्टर्स बनते हैं, वो जो जख्म से बनते हैं स्किन पे, वो जो, और साथ में फोटो सेंसिटिविटी भी होगी। वेरिजेट पोर्फिरिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, प्रोटोपोर्फिरिन ऑक्सीडेज एंजाइम की डिफिशियंसी होगी, और इस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा, प्रोटोपोर्फिरिन 9 जो है वो प्रोटोपोर्फिरिन ये प्रोटोपोर्फिरिन 9 में कन्वर्ट नहीं होगा, इसकी ब्लॉकेज होगी। तो क्या होगा, ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोपोर्फिरिन 9 होगा। इसमें भी सिम्टम्स ऑफ एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया होंगे, साथ में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे और फोटो सेंसिटिविटी होगी। एरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया की जब हम बात करते हैं तो ये कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया और एरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोर्फिरिया की कॉम्बिनेशन है। Erythropoietic porphyria are characterized by skin rashes and blisters that appear in early childhood। ठीक है ना, acute intermittent porphyria में क्या था, उसमें 4th और 5th डिकेड में सिम्टम जो है वो क्रिएट हो रहे थे, और एरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया जो है इसमें क्या है, इसमें चूंकि ये कंजेनिटल है तो इसलिए अर्ली चाइल्डहुड में ये सिम्टम्स क्रिएट होंगे, वो रैशेज जो है और ब्लिस्टर्स स्किन पे। The diseases are complicated by cholestatic liver cirrhosis and progressive hepatic failure। तो साथ में क्या होता है कि बड़ी डिजीज कम्प्लिकेट होती है, किस वजह से, क्योंकि ये जो और एक्यूमुलेशन इसकी होती है तो इसका लिवर पे भी अपना इफेक्ट होता है। तो लिवर में क्या होगा कि भाई कोलेस्टेटिक लिवर सिरोसिस होगा। लिवर सिरोसिस एक डिजीज है, आप अगली सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसमें जो है वो हेपाटोसाइट्स जो है वो जो लिवर सेल्स हैं उनकी फाइब्रोसिस हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, और लिवर का नॉर्मल फंक्शन जो है वो उसकी वजह से फेल्योर में चला जाता है। और क्योंकि सारे जो लिवर के नॉर्मल सेल्स हैं जिनको हेपाटोसाइट्स बोलते हैं वो
फंक्शनलेस हो जाते थे और उसकी वजह से वो लिवर से फेलियर में चला जाता है। तो ये डिजीज कॉम्प्लिकेट हो सकती है लिवर सिरोसिस के साथ भी। एरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोर्फिरिया की जब हम बात करेंगे तो इसमें फेरुचिलेटेज एंजाइम जो है इसकी डिफिशियंसी होगी। जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, प्रोटोपोर्फिरिन 9 जो है वो हीम में कन्वर्ट नहीं होगा विद एडिशन ऑफ आयरन, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्रोटोपोर्फिरिन 9 की और एक्यूमुलेशन होगी और जो डिजीज इससे बनेगी उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोर्फिरिया। और ये जो प्रोटोपोर्फिरिन जो है ये एरिथ्रोसाइट्स बोन मैरो और प्लाज्मा में और एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और क्लिनिकल पिक्चर में क्या है, फोटोसेंसिटिविटी ऑफ पेशेंट है। अगर इन सब पोर्फिरियाज को एक चार्ट में देखें तो आपको नजर आएगा कि भाई एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया में क्या है। एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया में प्रो पोर्फोबिनोजेन डेमिनेज जो एंजाइम है वो इन्वॉल्व था, ठीक है ना। और जो फिर इस वजह से क्या होगा, वो ALA जो है या एमाइनो लेवलिक एसिड जो है उसकी और एक्यूमुलेशन होगी। इसी तरह पोर्फोबिनोजेन की भी और एक्यूमुलेशन होगी। तो साथ में क्या होगा कि भाई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, एब्डोमिनल सिम्टम्स होंगे, लेकिन फोटोसेंसिटिविटी नहीं होगी। इसी तरह अगर हम बात करें कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया की, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, उसमें पोर्फिरिनोजेन 3 को सिंथेज जो है उस एंजाइम की डिफिशियंसी होगी। और उसमें फिर क्या होगा कि भाई यूरोपोर्फिरिन जो है और कॉप्रोपोर्फिरिन जो है इनकी ओवर एक्यूमुलेशन होगी और रेडिश जो है यूरिन होगा। और इसमें क्लिनिकल पिक्चर में क्या होगी, वही फोटोसेंसिटिविटी होगी और ये जो है वो साथ में डार्क कलर ऑफ यूरिन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कॉप्रोपोर्फिरिन एंड यूरोपोर्फिरिन इन यूरिन इन लार्ज अमाउंट। अगर हम बात करें पोर्फिरिया क्यूटेनिया टार्डा की, बात इसकी भी हो चुकी है लेकिन इस एक चार्ट में दोबारा इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो उसमें यूरोपोर्फिरिनोजेन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है उसकी डिफिशियंसी होगी। तो क्या होगा, यूरोपोर्फिरिन और एक्यूमुलेट होगा बदन में, तो यूरिन का कलर ये भी चेंज करेगा और क्लिनिकल पिक्चर में साथ में फोटोसेंसिटिविटी भी होगी। इसी तरह अगर हम हेरिडिटी कॉप्रोपोर्फिरिया की बात करें तो इसमें क्या होगा, कॉप्रोपोर्फिरिनोजेन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है इसकी डिफिशियंसी होगी और इसकी वजह से यूरोपोर्फिरिन और कॉप्रोपोर्फिरिन एक्सेसिव अमाउंट बदन में होंगे और वो लार्ज अमाउंट में यूरिन और फेसेस में मौजूद होंगे और साथ में यूरिन की कलर भी चेंज होगा और वो एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया के सिम्टम्स भी होंगे, रैशेस ऑन स्किन भी होंगे, ब्लिस्टर ऑन स्किन भी होंगे और साथ में फोटोसेंसिटिविटी भी होगी। अगर हम हेरिडिटी प्रोटोपोर्फिरिया की बात करें तो इसमें क्या होगा, फेरुचिलेटेज एंजाइम की डिफिशियंसी होगी जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाई वो प्रोटोपोर्फिरिन 9 जो है वो हीम में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। और जब प्रोटोपोर्फिरिन 9 हीम में कन्वर्ट नहीं होगा तो एरिथ्रोपोइटिक जो है प्रिकर्सर जो है उनकी उनमें ब्लॉकेज आएगी। अच्छा, ये तो थे पोर्फिरिया जो जिनकी हमने बात की है। और अभी हम आ रहे हैं एक्वायर्ड पोर्फिरिया, वो तो थे हेरिडिटरी पोर्फिरिया, अभी हम आ रहे हैं एक्वायर्ड पोर्फिरिया की तरफ। तो पोर्फिरिया
बिसाइड ऑफ हेरिडिटरी जो काजेज हैं, ये पॉइजनिंग की वजह से भी आ सकती है, खासकर लीड पॉइजनिंग में। And a characteristic difference from congenital porphyria is that there is associated anemia in acquired porphyria, ठीक है ना। साथ में associated anemia भी है, और hereditary porphyria में क्या थी, anemia associated नहीं थी। अगर हम देखें कि भाई कौन कौन से एजेंट्स जो हैं वो हमें पोर्फिरिया काज कर सकते हैं, तो इथेनॉल जो है और मुख्तलिफ मैलिग्नेंसी जो है, ये हमें प्रोटोपोर्फिरिनोजेन एंजाइम सिंथेसिस जो है इसकी डिफिशिएंसी काज कर सकता है। साथ में वही क्लिनिकल पिक्चर होगी। इसी तरह अगर क्रॉनिक रीनल फेलियर हो तो वो हमें क्या कर सकता है कि भाई यूरो पोर्फिरिनोजेन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है उसकी हमें डिफिशिएंसी काज कर सकता है। तो क्या होगा, वही कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया वाले सिम्टम्स होंगे, लेकिन साथ में एनीमिया भी होगा। इसी तरह मुख्तलिफ लिवर डिजीज जो है या क्रॉनिक रीनल फेलियर जो है या इनके साथ एसोसिएटेड मैलिग्नेंसीज जो है, या हेक्सोक्लोरोबेंजीन एक एजेंट है, या लीड है, या मर्करी है, या आर्सेनिक है, तो ये भी कोप्रोपोर्फिरिनोजेन ऑक्सीडेज एंजाइम की डिफिशिएंसी काज करेगा। तो साथ में क्या होगा, साथ में वही पोर्फिरिया काज करेंगे और प्लस एनीमिया के सिम्टम्स काज करेंगे साथ में। इसी तरह अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, या लीड है, या एल्यूमिनियम है, इसकी इंटॉक्सिकेशन होगी, तो फिरोचिलिडेज एंजाइम जो है, जो हमको प्रोटोपोर्फिरिनोजेन को कन्वर्ट करता है हीम में, तो उधर ब्लॉकेज आएगी, तो साथ में वही क्लिनिकल पिक्चर आएगी एरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया वाली, और साथ में एनीमिया की भी क्लिनिकल पिक्चर आएगी। अच्छा, ऐसा हुआ था कि भाई 1950s में हेक्सोक्लोरोबेंजीन यूज हुआ था तुर्की में, ताकि जो वीट है उसको फंगस से बचाया जाए, ठीक है ना। ये एक एजेंट है हेक्सोक्लोरोबेंजीन, और इसका एक इफेक्ट फंगिसाइड भी है, मतलब फंगस को ये ट्रीट करता है, उसको साफ करता है, एंटी फंगल एजेंट के तौर पे भी काम करता है। तो 1950 में तुर्की में ये यूज हुआ था, वीट को प्रोसेस किया गया था, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम काज हुई थी एक्वायर्ड पोर्फिरिया क्यूटेनिया टार्डा की, ठीक है ना। वैसे तो पोर्फिरिया क्यूटेनिया टार्डा हेरिडिटरी डिजीज है, लेकिन यह एक्वायर्ड इस ड्रग की वजह से एक्वायर्ड पोर्फिरिया क्यूटेनिया टार्डा हुई थी। और इसमें क्या होता है कि हेक्सोक्लोरोबेंजीन क्या करता है, ये यूरो पोर्फिरिनोजेन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है इसको इनहिबिट करता है। तो जब इसको इनहिबिट करता है तो क्या होगा, यूरोपोर्फिरिनोजेन 3 और कोप्रोपोर्फिरिनोजेन 3 में कन्वर्ट नहीं होगा, और यूरोपोर्फिरिनोजेन 1 जो है ये कोप्रोपोर्फिरिनोजेन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो उसकी वजह से एक क्लिनिकल पिक्चर आई थी ऑफ एक्वायर्ड पोर्फिरिया क्यूटेनिया टार्डा, ठीक है ना। तो इसमें क्लिनिकल पिक्चर में क्या था, इसमें क्लिनिकल पिक्चर में एक एडिशन थी हाइपरट्रिकोसिस की, और हाइपरट्रिकोसिस को आम लैंग्वेज में नाम दिया गया था मंकी चिल्ड्रन की, क्योंकि ओवर ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन फेस इसमें थे, ठीक है ना। तो ये हाइपरट्रिकोसिस ये तब एक्वायर्ड पोर्फिरिया क्यूटेनिया टार्डा की एक क्लिनिकल पिक्चर थी, जो हुई थी हेक्सोक्लोरोबेंजीन की यूज के लिए वजह से, ताकि वीट को फंगस से बचाया जाए। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट हुआ है, तो उसकी वजह से फिर जब उस पर रिसर्च की गई है तो देखा गया था कि भाई
ये तो पोर्फिरिक रिटार्डा को इस एंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से क्लिनिकल पिक्चर उसकी आ गई थी, तो तब उसको फिर जब रिसर्च किया तो दोबारा उसको यूज नहीं किया गया। इसी तरह लीड पॉइजनिंग की जब हम बात करते हैं तो ये इनहिबिट करता है फ्यूरोचिलेटेज को और उसकी एक्टिवनेस को ब्लॉक करता है। तो ये चिल्ड्रन में ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उसमें क्या है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं, जो आईक्यू लेवल है उसको डैमेज करता है, हाइपर एक्टिविटी मतलब डिस्कम्फर्टनेस काज करता है, इंसोम्निया मतलब नींद का ना आना, और मुख्तलिफ हेल्थ प्रॉब्लम्स बच्चों में काज करता है। और एडल्ट्स में लीड पॉइजनिंग क्या काम करता है कि भाई सिवियर एब्डोमिनल पेन, मेंटल कंफ्यूजन और साथ में टॉक्सिक जो रिलेटेड अदर सिम्टम्स हैं वो काज करते हैं। तो ये आज की हमारी पूरी लेक्चर थी पोर्फिरियाज की। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी और आपने इंटरेस्ट भी लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।